नमस्कार आप सभी का हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक क्लास में। मेरा नाम है बिलाल और हम लोग अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं। और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने रख रहे हैं हमारा ये उदय बैच है ना। और आप सभी को पता है कि इस उदय बैच के संदर्भ में हम लोग अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट तौर पर कंप्लीट करा रहे हैं। और आज हमारी आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक अध्ययन, ये जो हमारा विषय है, सब्जेक्ट है, इससे संबंधित एक चैप्टर यानी कि एक अध्याय है, उसको हम लोग आप सभी के सामने कंप्लीट करने वाले हैं। भैया जी चैप्टर का नाम क्या है? तो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों सामाजिक अध्ययन और जो चैप्टर है उसका नाम है मानव संसाधन। किसी किसी बोर्ड के अंदर इस चैप्टर को संसाधन के रूप में लोग इस नाम से भी पुकारा गया है। इस चैप्टर का अब तक हम लोग दोस्तों 2 लेक्चर्स कर चुके हैं और आज की हमारी इस क्लास में हम लोग इसका लेक्चर नंबर 3 आप सभी के सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इस चैप्टर के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण बातें रही थी उनको लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में बहुत आसानी के साथ समझ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखा है, आपसे गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख लें इस चैप्टर के, ताकि आपके लिए इस लेक्चर नंबर 3 को समझना आसान हो जाए। डिस्कशन करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम क्या करेंगे। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग मुख्य तौर पर दोस्तों आप सभी के साथ हमारे ये जो अभ्यास के प्रश्न है, इस चैप्टर से संबंधित जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, है ना, उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, आप सभी के समक्ष एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही आनंददायक तरीके से हम लोग इन सभी बातों को आप सभी के सामने रखेंगे। लेट्स बिगिन द क्लास। ठीक है, शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप सभी के सामने एक सवाल पूछा जा रहा है। लिखा है कि भैया जी संसाधन के रूप में लोग, इससे आप क्या समझते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। आप सभी को पता है कि दोस्तों ये जो संसाधन शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे आसपास मौजूद वो वस्तु जो क्या करती है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे आसपास पानी मौजूद है, उस पानी के जरिए हम अपनी प्यास को समाप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे आसपास एक चश्मा है, इस चश्मे की मदद से मैं दूर का आसानी के साथ साफ देख सकता हूं। आपके हाथ में जो कॉपी है, पेन है, आपके हाथ में जो फोन है, ये सभी हमारे अलग अलग रिसोर्सेस या फिर संसाधन होते हैं, क्योंकि इनके जरिए हम लोग अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं को या फिर बहुत सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब यहां पर आप देखते हैं कि जिस तरह से हमारी जमीन हुई, भूमि यानी कि हमारा कच्चा माल, अगर हम किसी वस्तु को बना रहे हैं, हमारी मशीनें हुई जिनके जरिए हम किसी वस्तु को निर्मित करते हैं, पूंजी यानी कि पैसा हुआ, ये सभी संसाधन है ना। जमीन के जरिए हम लोग अलग अलग वस्तुओं को बनाते हैं। हर एक चीज जो हमारे आसपास मौजूद है वो एक संसाधन है, क्योंकि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है दोस्तों। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग संसाधन के रूप में पुकारते हैं। अच्छा, ये सभी जो संसाधन है क्या है दोस्तों? आदमी के उपयोग के लिए ही क्या है दोस्तों बने गए हैं। और आदमी अगर इनका, मनुष्य इनका क्या ना करे, उपयोग ना करे, तो ये बिल्कुल बेकार है ना। आप देखते हैं कि हमारे पास पानी है, भाई पानी पड़ा रहेगा, अगर मनुष्य इनको अपने प्रयोग रूपी नहीं बनाएगा तभी तो आप देखते हैं कि इसकी महत्वपूर्णता बनी हुई है। आप देखते हैं कि जमीन की गहराई के अंदर हमारे सोने पड़ा है, हमारे अलग अलग खनिज पड़े हुए हैं। अब इन अलग अलग हमारे खनिजों को और उसी के साथ साथ सोना चांदी को मनुष्य के हस्तक्षेप से ही, मनुष्यों के द्वारा ही क्या किया जाता है, आप देखते हैं कि निकाला जाता है ना। तो मानव हस्तक्षेप के बिना आप देखते हैं कि हमारे संसाधन हमारे लिए प्रयोग रूपी नहीं हो सकते। तो जमीनों में आप देखते हैं कि ये बने हुए हैं, इनको मनुष्य के हस्तक्षेप से ही, मनुष्यों के द्वारा ही निकाला जाता है और बनाया जाता है। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य जो है दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि हमारे आसपास मौजूद जो चीजें हैं जिनको हम लोग संसाधन कहते हैं, इनके जरिए हम लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, इनको हमने संसाधन कहा। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि मनुष्य जो है, जो मानव है ना, आप और हम हैं, हम भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हमारे बिना कोई भी संसाधन के रूप में बन ही नहीं सकता। जमीन की गहराई में सोना चांदी पड़ा हुआ है, भाई पड़ा रहता, अगर मनुष्य अपनी मशीन को नहीं बनाता, अलग अलग उपकरणों को नहीं बनाता और उससे जमीन की गहराई से इन खनिजों को नहीं निकालता, तो फिर क्या खनिज हमारे लिए उपयोग रूपी बनते? नहीं। तो आप सभी को पता है कि मुख्य तौर पर मानव के हस्तक्षेप के बिना ही, मानव के हस्तक्षेप के साथ ही आप देखते हैं कि ये संसाधन प्रयोग रूपी बन पाए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आप सभी के सामने रखते हैं। पूछा जा रहा है कि मानव संसाधन से आप लोग क्या समझते हैं, और यहां पर भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से ये किस प्रकार अलग है। देखिए यहां पर आपके सामने ये जो शब्द रखा गया है दोस्तों, मानव संसाधन। मानव संसाधन का मतलब होता है कि मनुष्य को इतना अच्छा बनाना कि वो अपना सबसे बेहतरीन स्वरूप में आ जाए, है ना। आप सभी देखते हैं कि हर मनुष्य अपने आप को सबसे बेहतर रूप में देखना चाहता है कि मैं एकदम पढ़ा लिखा हूं, मैं एकदम फिट हूं,
मैं एकदम ज्ञानी हूं, मैं एकदम बुद्धिमान बनूं, मैं एकदम खूबसूरत बनूं, है ना। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस प्रकार की ख्वाहिश रखता है ना, अपनी इस प्रकार की आप देखते हैं कि विशेष को रखता है। और यही क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा मानव संसाधन का एक प्रतिरूप है। हर संसाधन, हर व्यक्ति को उसके बेहतर रूप में लाना, यही क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा मानव संसाधन कहलाता है। और किसी भी व्यक्ति को जब हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर शिक्षा देंगे तो उसका आप देखते हैं कि वो मनुष्य एक संसाधन के रूप में बनकर सामने आएगा। उस मनुष्य को हम लोग अलग अलग जगहों पर प्रयोग में ला सकते हैं। तो मानव संसाधन का मतलब हुआ कि मनुष्य को ऐसे अवसर प्रदान करना, और इन अवसरों के जरिए आप लोग देखते हैं कि वो मनुष्य अपने आप को सबसे बेहतर बना ले। तो शिक्षा के द्वारा जब लोगों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाती है, जब लोगों को अच्छा इलाज मिलता है, जब उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, तो हम लोग देखते हैं कि मनुष्य एक मानव से आप देखते हैं कि वो मानव संसाधन में परिवर्तित हो जाता है। मानव संसाधन का मतलब अब हम देखते हैं कि दो लोग हैं, एक तरफ एक अनपढ़ आदमी है और एक तरफ एक पढ़ा लिखा आदमी है। तो जो अनपढ़ आदमी है वो ज्यादा देश के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। अपेक्षाकृत जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको अपने अधिकारों के बारे में पता है, उसकी सोच बहुत ज्यादा खुल जाती है और वो अच्छे अच्छे कामों को आसानी के साथ, सरलता के साथ कर सकता है। तो उसका आप देखते हैं कि वो मानव, पढ़ा लिखा मानव हमारे लिए मानव संसाधन बन चुका है। तो यहीं पर यह बात बताई जा रही है कि शिक्षा के जरिए, स्वास्थ्य के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मानव को संसाधन के रूप में बड़े स्तर पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए हमें मुख्य तौर पर क्या है कि इसके लिए भूमि और भौतिक पूंजी की कोई बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अगला सवाल हमारे सामने है, पूछा जा रहा है कि मानव पूंजी निर्माण में, कि जब हम लोग मनुष्य का पूंजी निर्माण करते हैं तो उसके अंतर्गत शिक्षा की क्या भूमिका होती है। ये जो हमारी शिक्षा होती है ये इसमें क्या योगदान देती है। आप सभी को पता है कि शिक्षा के बिना, है ना, हमारी एजुकेशन के बिना कोई भी व्यक्ति क्या है दोस्तों, अपने सबसे बेहतर रूप में नहीं आ सकता, है ना। अब अगर हम लोग दो व्यक्ति को देखते हैं, एक अशिक्षित व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, तो आप देखते हैं कि उसके पास अच्छे जीवन को प्राप्त करने के ज्यादा अवसर नहीं होंगे। भाई एक इंजीनियर भाई साहब हैं, पढ़े लिखे भाई साहब हैं, उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उन्हें अच्छा जीवन मिल जाएगा। वहीं एक ऐसा व्यक्ति जो अशिक्षित है, तो आप देखते हैं कि उसको छोटे मोटे काम कर ही अपना जीवन गुजारना होगा। वो व्यक्ति खुद का भी विकास नहीं कर सकता, जो अनपढ़ है, जो कमजोर है, जो पढ़ लिख नहीं पाया। और वहीं जो व्यक्ति खुद पढ़ लिख लिया है ना, जिसे अच्छे अवसर मिले हैं, जो इंजीनियर बन गया है, तो ये खुद का तो विकास करेगा ही करेगा, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि समाज का और देश का भी विकास करेगा। तो लोगों को आप देखते हैं कि एक संसाधन बनाने में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य, है ना, कि मानव पूंजी में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है ना। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप लोग बीमार हैं, मान लीजिए कि आपकी तबीयत खराब है, तो क्या आप लोग पढ़ पाएंगे? सर आप कैसी बात कर रहे हैं, हमसे अभी नहीं पढ़ा जाता है, बीमार हो जाएंगे तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, है ना। आप सभी को पता है कि हर एक व्यक्ति फिट रहना चाहता है, और अगर आप जब फिट होते हैं तो आप किसी भी काम को बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर यही बात हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई एक ऐसा समाज है और उस समाज के अंदर अधिकतर लोग स्वस्थ रहते हैं, अधिकतर लोग फिट रहते हैं, तो वो अपने काम को बहुत ही निपुणता के साथ, बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं। वहीं ऐसा कोई समाज है जहां पर लोग बीमार रहते हैं, है ना, और तो ऐसे समाज में रहने वाले लोग ना तो अपना विकास कर सकते हैं, ना तो वो अपना जीवन सही तरीके से गुजार सकते हैं, और ना ही वो देश के विकास में ज्यादा योगदान दे सकते हैं। तो यहीं पर आप देखते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति पूरी क्षमता के साथ किसी भी कार्य को कर सकता है, और वहीं जो एक अस्वस्थ व्यक्ति है दोस्तों, वो अपने कार्य को पूरी क्षमता के साथ, पूरी लगनता के साथ नहीं कर सकता, उसे बार बार छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो वो व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति, ना तो अपना विकास कर सकता है और ना ही समाज का। वो एक प्रकार से आप देखते हैं कि देश पर और लोगों पर भार बन जाता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि अधिकतर देश जो है वो क्या करते हैं, अपने वहां पर लोगों को इलाज प्रोवाइड कराते हैं, अच्छे सरकारी अस्पताल बनाते हैं, लोगों को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग देश के अंदर, समाज के अंदर स्वस्थ रहेंगे, तो आप देखते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश का विकास उतनी ही तेजी के साथ हमें होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगला सवाल है कि किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है। एक बहुत ही अच्छा सवाल हमारे सामने है कि कोई भी एक व्यक्ति है, अगर वो कामयाब होना चाहता है, कामयाब का मतलब कि भैया जी अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है, तो उसके लिए स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। देखिए आप सभी को पता है दोस्तों कि अगर आप लोग स्वस्थ रहेंगे तो आप लोग अपने काम को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, है ना। कि आप सभी को पता है कि कामयाब जीवन जीने के लिए आप सभी का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अक्सर बीमार रहते रहेंगे तो आप लोग अपने स्कूल नहीं जा पाएंगे, अगर किसी काम में आप रहते हैं तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे, अगर स्कूल नहीं जा पाएंगे तो आपकी पढ़ाई सही तरीके से नहीं होगी। मगर वहीं अगर कोई व्यक्ति काम करता है, वो बार बार छुट्टी लेगा, तो उसका बॉस, उसको आप देखते हैं कि उसकी कार्य कुशलता, है ना, उसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और हो सकता है कि भैया जी उसको आगे काम भी ना मिले।
तो इसीलिए हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सच में कामयाब होना है दुनिया के अंदर, अपने आप को एक मजबूत शख्सियत बनाना है, तो उसको पूरी क्षमता के साथ क्या करना होगा, काम करना होगा। और पूरी क्षमता के साथ वो तभी काम कर सकता है, वो तभी तरक्की प्राप्त कर सकता है जब वो स्वस्थ होगा, है ना। तो एक स्वस्थ शरीर में ही आप देखते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक कामयाब व्यक्ति की परिकथा या फिर आप देखते हैं कि परछाई हमें देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर, हमारे देश में बहुत सारे काम किए जाते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, है ना। आप देखते हैं कि यूट्यूबर्स हैं, अलग अलग तरीके के काम किए जाते हैं। तो देश में, समाज में क्या किया गया है दोस्तों, हमने अपने इन कामों को 3 श्रेणियों में बांट दिया है ना। पहला कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र, जो किससे संबंधित होता है, जो कृषि से संबंधित होता है। कि जब आप मुर्गी पालते हैं, फसल पालते हैं, है ना, आप मछली को पालते हैं, है ना, खुदाई करते हैं, तो इन सभी को हम लोग प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। और प्राथमिक क्रियाएं सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ी होती हैं। जब आप किसी वस्तु को बनाते हैं, जमीन से प्राप्त करते हैं, तो ऐसे सभी कार्यों को हम लोग प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राथमिक क्रियाएं के तौर पर जानते हैं। वहीं द्वितीयक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसके अंदर आप किसी वस्तु को विनिर्मित करते हैं। विनिर्मित का मतलब जहां पर आप लोग किसी चीज को बनाते हैं। जैसे फैक्ट्री के अंदर आप देखते हैं कि वहां पर कपड़े को बनाया जाता है, साबुन को बनाया जाता है। तो ऐसे सभी काम जो फैक्ट्री संबंधी होते हैं, उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, उसको हम लोग द्वितीयक क्रियाओं के नाम से पुकारते हैं, है ना। और तीसरा होता है हमारा तृतीयक क्रियाएं। तृतीयक क्रियाओं के अंदर हम लोग किसी चीज को नहीं बनाते हैं। यहां पर क्या किया जाता है दोस्तों, यहां पर सेवा दी जाती है ना। आप किसी को अपनी सर्विस देते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब हम बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर ने आपका इलाज किया, आपकी सेवा की, और फिर आप डॉक्टर को उसकी फीस देते हैं। आप टीचर के यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो टीचर एक तरीके से आपकी सेवा या फिर आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है। उसके बाद बदले आप उनको उनकी फीस देते हैं। तो ये सभी कार्य हमारी तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, है ना। ये सभी हमारे तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत, जैसे बैंकिंग हुई, टीचिंग हुई, है ना, आप डॉक्टर से इलाज कराते हैं, तो ये सभी क्या है दोस्तों, हमारी तृतीयक क्रियाएं कहलाती हैं। तो देश के अंदर अलग अलग कामों को हमने इन 3 कैटेगरी में बांटा है, और ये सभी क्रियाएं देश के विकास में बहुत बड़ा आप देखते हैं कि योगदान देती हैं। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं से आप लोग क्या समझते हैं। देखिए, जब कोई काम करने और उसके बदले में उसको वेतन या फिर मेहनताना मिलता है, तो उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है, कहीं पर ड्यूटी कर रहा है, कहीं पर नौकरी कर रहा है, और उस नौकरी को करने के बाद उसको सैलरी मिलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग आर्थिक क्रिया के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और वहीं पर जब कोई व्यक्ति किसी के यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन काम करने के बाद आप देखते हैं कि उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो ऐसी क्रिया को हम लोग गैर आर्थिक क्रिया के तौर पर पुकारते हैं, है ना। जैसे आप देखिए कि अगर कोई डॉक्टर है, वो अस्पताल में मरीज को देखता है, तो उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि अस्पताल से डॉक्टर को वेतन मिलता है, लेकिन वही डॉक्टर जब अपने पिता का इलाज करेगा, तो वो अपने पिता से क्या पैसे लेगा? नहीं लेगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारी गैर आर्थिक क्रिया के तौर पर पुकारी जाती है। अगला सवाल देखते हैं। पूछा जा रहा है कि महिलाओं को क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होना पड़ता है ना। हम देखते हैं कि हमारे देश का जो समाज है वो बड़ा ही विचित्र सा रहा है, और हम ये देखते हैं कि महिलाओं को अक्सर शिक्षा और कार्य कुशलता में पुरुषों से पीछे ही माना जाता है। भारत एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो इस पुरुष प्रधान समाज में हम देखते हैं कि महिलाओं को बहुत ही साधारण काम दिए जाते हैं, और जितना भी काम इनको दिया जाता है तो इनको बहुत कम पैसा मिलता है ना। इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को जो भी कार्य वो करते हैं उनको आप देखते हैं कि कम ही वेतन दिया जाता है, क्योंकि पुरुष अपने आप को उच्च मानते हैं, अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं। ये ऐसा हम लोग भारत के अंतर्गत होते हुए चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं दोस्तों। अब ये जो सवाल है बड़ा ही प्यारा है। हमसे पूछा जा रहा है कि बेरोजगारी जो शब्द होता है, इससे आप लोग क्या समझते हैं। आप सभी को पता है कि बेरोजगारी एक प्रकार की अवस्था है ना। आप क्या देखते हैं कि एक प्रकार की अवस्था या फिर सिचुएशन है, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर काम करना चाहता है ना, 18 साल से कोई बड़ा व्यक्ति है, और ये 18 साल से बड़ा व्यक्ति आप देखते हैं कि ये काम करने की तलाश में है, भाई काम करना चाहता है, मगर इसको काम नहीं मिल रहा, तो इस व्यक्ति को तो हम लोग बेरोजगार कहेंगे। और जिस अवस्था में, जिस सिचुएशन में है, इसको बेरोजगारी कहा जाता है। तो मान लीजिए अगर मैं 18 साल से बड़ा हूं, काम की तलाश में हूं, मुझे काम नहीं मिल रहा, तो मैं बेरोजगार कहलाऊंगा, अनएम्प्लॉयड कहलाऊंगा। और जिस सिचुएशन में मैं हूं, जिस कंडीशन में मैं हूं दोस्तों, उसको हम लोग, उस अवस्था को हम लोग बेरोजगारी के नाम से पुकारते हैं। अब जब देश के अंदर हम लोग बेरोजगारों को देखते हैं, तो उनके लिए 15 साल से 59 ईयर्स के जो लोग होते हैं,
उन्हीं को हम लोग इस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि 15 साल से छोटे तो 14 साल तक के बच्चे होते हैं और 60 पर हमारे बुजुर्ग लोग हो जाते हैं जो रिटायर हो जाते हैं। तो देश में जब भी बुजुर्ग बेरोजगारों की श्रेणी तैयार की जाती है, संख्या बताई जाती है, तो 15 से 59 ईयर्स तक के लोगों की बताई जाती है। आप देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता तो उसको हम लोग बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखते हैं, है ना। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो खुद ही काम करने के इच्छुक ना हो तो उसको अपन लोग बेरोजगार नहीं कहेंगे। यहाँ पर 15 वर्ष लिखा गया है क्योंकि कुछ कुछ सिचुएशन में आप देखते हैं कि काम करने की आयु 15 साल के आसपास तक हमें होते हुए दिख जाती है ना। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने रखते हैं। पूछा जा रहा है कि प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी से आप लोग क्या समझते हैं, है ना। तो ये बेरोजगारी के हमारे दो रूप हैं। सबसे पीछे हमने बेरोजगारी क्या होती है वो समझा और हमें पता चला कि बेरोजगारी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता है मगर उसे काम नहीं मिल रहा, तो वो व्यक्ति तो बेरोजगार हुआ, जिस सिचुएशन में वो है उसको बेरोजगारी कहा। और हमारी ये जो बेरोजगारी है ये भी दो प्रकार की होती है। एक कहा जाता है जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, और प्रच्छन्न बेरोजगारी को एक और नाम से पुकारा जाता है, इसे कहा जाता है छुपी हुई बेरोजगारी, है ना। अब ये छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें लगता तो है कि लोगों को रोजगार यानी कि काम मिला हुआ है, दूर से देखने पर हमें लगता है कि भाई यहां पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग काम कर रहे लोगों में से कुछ को हटा देते हैं तो उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे सामने ये खेत है, इस खेत में अगर हम लोग देखते हैं कि 5 लोग काम कर रहे हैं, अब इन 5 लोगों में से हमने 3 लोगों को काम पर रखा और 2 लोगों को काम पर से हटा दिया। ये 5 लोग मिलकर आप देखते थे कि रोजाना 100 किलो के आसपास जो गेहूं था उसको काट लिया करते थे। अब हमने एक दिन 3 लोगों को भेजा तो इन 3 लोगों ने भी क्या किया दोस्तों, 100 किलो गेहूं को ही काट कर दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 लोग थे ये क्या थे दोस्तों, इनका होना या ना होने से उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो 2 लोग थे ये हमें कैसे कहलाएंगे, इनको हम लोग छुपी हुई बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें देखने से तो लगता है कि भैया जी ये व्यक्ति काम कर रहा है, अपितु जब हम उसे काम से हटा देते हैं तो उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम लोग प्रच्छन्न या फिर छुपी हुई बेरोजगारी के नाम से पुकारते हैं। वहीं ये जो हमारी मौसमी बेरोजगारी होती है, इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि साल के कुछ महीनों में हमारा जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसके पास आप देखते हैं कि काम नहीं होता। जैसे भारत के अंदर हमारे जितने भी खेती करने वाले किसान भाई हैं वो जब अपनी फसल को बो देते हैं और जब फसल पक रही होती है तो फसल बोने से पकने तक का जो समय होता है उसमें उनको इंतजार करना पड़ता है और उस अवस्था में आप देखते हैं कि वो थोड़े समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। वहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो आप देखते हैं कि छतरी बनाता है, मान लीजिए, अब छतरी कब बिकेगी दोस्तों, जब बरसात का मौसम होगा या फिर जब गर्मी होगी। सर्दी के मौसम में आप देखते हैं कि उस व्यक्ति का काम नहीं चलेगा, वो व्यक्ति उस मौसम में बेरोजगार हो जाएगा। तो ऐसे कामों को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, ऐसे कामों को हम लोग मौसमी बेरोजगार के नाम से पुकारते हैं, जिसमें व्यक्ति कुछ महीनों के लिए आप देखते हैं कि बेरोजगार हो जाता है। अगला सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है और ये क्यों है, ये आपको बतानी है। अगर हम लोग अपने प्यारे भारत के संदर्भ में देखें दोस्तों तो हमारे यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी एक बहुत ही भयानक समस्या रही है। जी हाँ, हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि जो पढ़े लिखे युवक रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हो यानी कि उन्होंने बीए बीकॉम बीएससी कर रखा हो, आप देखते हैं, है ना, बीए बीकॉम, है ना, अलग अलग डिग्रीज इन लोगों ने कर रखी है, बीएससी, है ना, अलग अलग डिग्रीज इन्होंने प्राप्त कर रखी हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम एमएससी कर रखी है, लेकिन तब भी ये लोग बेरोजगार हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि ये लोग पढ़े लिखे तो हैं, इनको किताबी ज्ञान तो है, मगर ये लोग स्किलफुल नहीं है, ये लोग आप देखते हैं कि ट्रेन नहीं है। ये नौकरी को प्राप्त करने में आप देखते हैं कि अपनी नौकरी को कोई व्यक्ति अगर आपको नौकरी देगा तो आपके अंदर कुछ ना कुछ योग्यता या फिर कुछ ना कुछ कौशल या फिर स्किल तो होनी चाहिए। तो इन लोगों के पास सिर्फ किताबी ज्ञान है जो आप देखते हैं कि पूरक नहीं है, जो पूर्ण नहीं है, जो आपको नौकरी दिला सके, और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि ये अधिकांश युवक काम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि ये लोग पढ़ लिखने के बाद भी बेरोजगार ही रहते हैं। और इसका जो असली दोष है दोस्तों, इसकी एक और सबसे बड़ी वजह है, वो है मांग और पूर्ति। भारत दुनिया का जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ा देश है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे प्यारे भारत में है आज के समय में। अब इतने ज्यादा लोग आपको दिख रहे हैं, आप देखते हैं कि नौकरियां हमारे पास बहुत कम है, तो लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज से पढ़ कर निकल रहे हैं, लेकिन उतनी ज्यादा नौकरियां हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, पैदा कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से भी आप देखते हैं कि देश में अधिकतर
पढ़ी लिखी जनसंख्या हमें क्या दिखती है? बेरोजगार दिखती है। एक तो वो लोग स्किलफुल नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है मांग और पूर्ति की, कि जितने लोग नौकरी के लिए इच्छुक हैं उतनी नौकरियां ही नहीं है। तो जिनको नौकरियां मिल जाती हैं वो तो बल्ले बल्ले उनकी, जिनको नहीं मिलती है दोस्तों फिर वो शिक्षित बेरोजगारी की कैटेगरी में आकर गिरते हैं, जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है। भारत के अंदर हमें बड़े स्तर पर ऐसे क्रियान्वय और इस तरीके से अपनी टीचिंग्स को और अपनी शिक्षा को बनाना होगा जिसमें हमारे जो बच्चे पास हों, वो स्किलफुल हों, वो नौकरी को प्राप्त कर सकें आसानी के साथ, और उसी के साथ साथ जितनी नौकरियों की आवश्यकता है उससे आधी तो हमारे देश के अंदर हमें जरूर जनरेट करनी चाहिए, ताकि आधे से ज्यादा लोगों को तो काम देने में हम लोग सक्षम हो सकें। अगला सवाल है कि आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार में सर्वाधिक अवसर सर्जित करता है ना? आप देखते हैं कि भारत में तृतीय क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार का सर्जन हमें देखने को मिलता है। रोजगार का सर्जन, अगर मैं आपसे पूछूं कि कहां पर कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसा आपको कमाता हुआ दिखेगा, हमारा एक किसान हुआ, एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हुआ, या फिर आप देखते हैं कि एक तृतीय क्षेत्र का डॉक्टर हुआ। आप सभी कहेंगे कि सर ये कैसा सवाल है, जो डॉक्टर है वो अधिक पैसा कमाएगा। तो जितने भी आप देखते हैं कि तीसरी श्रेणी में तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में आने वाले काम है, वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं दोस्तों, आमदनी कराते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पैसा बनता है और उसमें रोजगार का सर्जन, उसमें आपका काम भी बढ़ता रहता है और आपकी आय भी बढ़ती रहती है। तो ये आप देखते हैं कि सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला सवाल है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कोई उपाय सुझा सकते हैं? जी हाँ, हमने डिस्कशन किया था कि हमारे देश के अंदर जिस तरीके से जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, जो शिक्षा प्रणाली है, उसके अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान पर ही क्या करते हैं दोस्तों, बातों को फोकस करते हैं, है ना? हम लोग सिर्फ चीजों को रट लेते हैं, रटने के बाद उनको क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को सामने रखकर आंसर्स को लिख आते हैं, है ना? एक तरीके से आंसर शीट पर उल्टी कर आते हैं। लेकिन जो चीजें रटी उसके बाद आपने आंसर शीट पर लिख दिया, आपने उस चीज को अर्जित नहीं किया, आपने अपनी स्किल को, आपने कोई ऐसी चीज नहीं सीखी जिसके जरिए आप अपने आप को एक बेहतर प्रतिरूप में देख सके, है ना? तो भारत के अंदर अधिकतर जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो अभी भी किताबी ज्ञान पर टिकी हुई है, और हमें ऐसे कोर्सेज को और ऐसी पढ़ाई की पद्धति को लाना होगा जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, जहां पर आप कौशल को दिखाएं। अगर आप दुनिया के अलग अलग देशों को देखते हैं तो वहां पर टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। जापान की बात की जाए तो वहां पर आप देखते हैं कि छोटी छोटी क्लासेस के बच्चों को रेडियो टेलीविजन को रिपेयर करना, उनको इस टेक्नोलॉजी को छोटी क्लासेस के अंदर ही तैयार किया जाता है। उनको इस तरीके से माइंड डाइवर्ट कर, माइंड उनका एक्सप्लोर करने को पूरा मौका दिया जाता है ना? तो अधिकतर लोगों के पास क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं नौकरी भारत के अंदर रहेगी नहीं। तो सबसे पहले तो हमें अपने देश के अंदर जो शिक्षा प्रणाली है उसको बेहतर करना होगा, किताबी ज्ञान के बजाय इस तरीके से अपने ज्ञान को पद्धति को लाना होगा जिसमें हम स्किल बेस्ड लर्निंग पर फोकस करें। और उसी के साथ साथ भारत में हमें जरूरी है कि भाई हम ना उद्यमी बनाने की कोशिश करें। अब देश में हम देखते हैं कि आज के समय में हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ के आसपास है। क्या सबको नौकरियां मिलें, चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट? नहीं। देश हमारा दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के हिसाब से, आकार के हिसाब से हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। अब इतने बड़े देश में अगर हर व्यक्ति नौकरी प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो ये देश के लिए सही नहीं है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपके दिमाग में ये आइडिया होना चाहिए कि भैया हमें नौकरी प्राप्त नहीं करनी है, हमें तो नौकरी देने वाला बनना है। जनसंख्या के हिसाब से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, तो अगर आप लोग कुछ इस तरीके का काम स्टार्ट कर सकें जिसमें आप कोई बिजनेस करें, चाहे वो किसी भी चीज का हो, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करें, आप अपने क्या देखते हैं, आप उद्यमी बने, है ना? तो आपको क्या करना होगा, आपको ये जो नौकरी की सोच है कि भाई नौकरी ही करनी है, इस सोच को तोड़कर आपको उद्यमी यानी कि बिजनेस मैन बनाने की कोशिश करनी होगी। आप दुनिया के जितने भी समृद्धशाली देशों को देखते हैं, वहां पर अधिकतर लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि भाई अपना काम करेंगे और चाहे छोटे स्तर पर करें, और उसके जरिए जब आप अपना काम करते हैं तो फिर आप दूसरों को भी कहीं ना कहीं नौकरी प्रदान कर देते हैं। तो आपको अगर देश में सच में वास्तविकता में एक बेहतरीन बदलाव लाना है तो किताबी ज्ञान को हटाकर आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी वाले जो हमारी किताबें हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमें लोगों की सोच को बदलने की जरूरत है जिसमें हम लोग उनको बिजनेसमैन बनाने की तरफ ज्यादा प्रोत्साहित करें। क्या आप कुछ ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार के कोई अवसर नहीं थे लेकिन बाद में वहां पर बहुत ज्यादा हमें रोजगार के अवसर दिखे? अगर आप लोग दिल्ली के आसपास के बहुत से गांवों को देखते हैं
तो आप देखते हैं कि दोस्तों 15 से 20 सालों के अंतर्गत इन गांवों में पहले सिर्फ खेती ही होती थी और खेती ही रोजगार का मुख्य क्या होता था, साधन हुआ करता था। लेकिन अब तेजी से आप देखते हैं कि मकान बनने की वजह से दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है और अब जनसंख्या बढ़ने की वजह से जहां पर 15-20 साल पहले इन इलाकों में सिर्फ खेती होती थी, अब जनसंख्या बढ़ने की वजह से वहां दुकान खुल गई हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम शुरू हो गया है, कार धुलाई और अलग अलग तरीके के आप देखते हैं कि काम धंधे इन इलाकों के अंदर हमें शुरू होते हुए दिख रहे हैं। अगला सवाल है कि किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी या फिर मानव पूंजी। आप सभी को पता है कि दोस्तों इन सभी तरीकों में है ना कि ये जितने भी हमारे अलग अलग स्वरूप हैं देश को आगे बढ़ाने में, इनमें मानव पूंजी हमें दिखता है कि सबसे बेहतरीन है। अगर आपके पास अगर बहुत ज्यादा भूमि है लेकिन अगर आपके लोग उस भूमि का सही तरीके से प्रयोग करना नहीं जानते, अगर आपके पास बहुत ज्यादा मजदूर हैं लेकिन आप उन मजदूरों का सही तरीके से प्रयोग करना नहीं जानते, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उस पैसे को किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे अपने लोगों पे अगर वो नहीं जानते तो उसका क्या फायदा। आपको अपने देश के अंदर लोगों पर मेहनत करनी होगी, उनको उनका सबसे बेहतरीन प्रतिरूप में लाना होगा, लोगों को अच्छी शिक्षा देनी होगी, अच्छा स्वास्थ्य देना होगा और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि आगे बढ़ने का अवसर देना होगा। तो इन सभी चीजों में मानव पूंजी जो है ना, मानव संसाधन जो है वो सबसे बेहतरीन है दोस्तों, है ना। उसके मानव संसाधन के बिना तो आप देखते हैं कि कोई भी चीज प्रयोग रूपी बन ही नहीं सकती है। मानव के हस्तक्षेप के बिना भूमि हुई, मजदूरी हुई, ये सब चीजें आप देखते हैं कि कमजोरी है। तो अगर हम लोग मानव को मजबूत करेंगे, है ना, मानव को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, लोगों को अच्छे ज्ञान की प्राप्ति की तरफ लेके जाएंगे, तो आप देखते हैं कि वो सकारात्मक तौर पर समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब यहां से हम लोग आप सभी के सामने कुछ क्विज के क्वेश्चंस को एक एक कर आप सभी के सामने रखेंगे और आप सभी बच्चों को उन क्विज के आंसर्स को हमारे सामने रखना है। सबसे पहला है कि किस प्रकार की जनसंख्या अवस्था की परिसंपत्ति है, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, अनपढ़ व बेकार जनसंख्या। आप सभी को पता है कि किसी भी देश के अंदर उस देश की अर्थव्यवस्था या फिर उस देश के विकास के लिए, है ना, उस देश की सबसे विकास के लिए क्या चीज उसकी सबसे परिसंपत्ति की, भाई हमारी प्रॉपर्टी, ये तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो क्या होगी, अगर किसी भी देश के अंदर शिक्षित लोग होंगे और स्वस्थ लोग होंगे तो वो उस देश की एक प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण तत्व या फिर परिसंपत्ति होंगे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों हमें मुख्य तौर पर दो प्रकार की बेरोजगारी दिख जाती है। एक तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो आप देखते हैं कि छुपी हुई बेरोजगारी होती है, और ऐसे ही आप देखते हैं कि मौसमी बेरोजगारी, जो कुछ समय के लिए हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन बी जो है ना, दो, ये बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि कौन कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। कि अगर आप लोगों को अपने यहाँ पर मौजूद जो जनसंख्या है, नागरिक हैं, उनको बेहतरीन बनाना है, उनकी क्वालिटी को बेहतर करना है, तो आपको उनको शिक्षित करना होगा, उनको अच्छा स्वास्थ्य देना होगा और उनको अच्छी स्किल्स सिखानी होंगी। तो ये उपयुक्त तीनों ही चीजें आप क्या देखते हैं दोस्तों, आपके लोगों की जो जनसंख्या की गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको बेहतर करेगी। यहां तक तो हमने अपनी आज की क्लास के जो क्विज के क्वेश्चंस थे, मानव संसाधन या फिर संसाधन के रूप में लोग, उससे संबंधित क्वेश्चन और आंसर्स को आप सभी के सामने किया और उससे संबंधित क्विज के क्वेश्चंस को भी किया। आपके पेपर के अंदर आप देखते हैं कि दोस्तों पूरे चैप्टर ये जो हमने डिस्कस किया, इसी में से सारे सवाल आपको अपने पेपर के अंतर्गत आते हुए दिखेंगे। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने इस चैप्टर से संबंधित सभी अपने महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स रहे थे उनको आप सभी के सामने डिस्कस किया। अब हम लोग अपनी क्लास को समापन की ओर लेकर जाते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को हमारी ये क्लास कैसी रही, और आप लोग ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा देखना चाहते हैं, जिस भी चैप्टर की आप लोग सबसे ज्यादा करेंगे डिमांड दोस्तों, उसी चैप्टर को हम लोग आप सभी के समक्ष पूरे तौर पर रखेंगे। ठीक है, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। और संभावना है कि हम लोग क्या करेंगे, इतिहास का एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण अध्याय रहा है, जिसका नाम है दोस्तों, आप देखते हैं कि नाजीवाद, है ना। क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि नाजीवाद या फिर जिसे नात्सीवाद भी कहा जाता है ना, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। एक चैप्टर है जर्मनी और जर्मनी के शासक हिटलर से संबंधित है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर को करें तो आप इस चैप्टर का नाम कमेंट में लिख दीजिएगा। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी उसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।